चलो। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। ठीक है, आज ये सारे टॉपिक्स को कवर करना है। अभी वीडियो कल वाली मैं भेज दिया हूँ, लेकिन अभी वो प्राइवेट वीडियोस में, क्योंकि उसमें अभी कुछ और भी बाकी है करने के लिए। बिजनेस रिस्क कल बताया था। रिस्क का मतलब क्या होता है कि आप अगर कोई भी बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस के अंदर आपको लॉस हो गया, या तो आप जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं उतना प्रॉफिट आपको नहीं मिल पाता है, तो ये बेसिकली बिजनेस रिस्क हो गया। उसके बाद कॉजेज ऑफ द बिजनेस रिस्क, क्या वजह होती है जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क आते हैं, तो बेसिकली 4 वजह होती हैं। मेन 4 है। सबसे पहले नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज का मतलब होता है ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज, ठीक है, बिजनेस सफर्स, ठीक है, लाइक अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ठीक है, ड्रॉट्स हो गए, तो अभी एक डिजीज आ गया, ठीक है, पैंडेमिक शुरू हो जाए, तो ये सारी चीजें बेसिकली जो होती हैं वो नेचुरल कॉज के अंदर आती हैं, क्योंकि इनका डायरेक्ट और रिलेशन जो है वो नेचर से है। उसके बाद आता है इकोनॉमिकल कॉज। इकोनॉमिकल कॉज का मतलब होता है कि वो अनसर्टेनिटीज बिजनेस के अंदर जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी की वजह से होती है, जैसे इकोनॉमी के अंदर लोगों का जो टेस्ट है वो बदल जाए, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट की चेंज हो जाए, ये सारी चीजें। उसके बाद आपके पास फिजिकल कॉज होता है। फिजिकल कॉज बेसिकली क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है, ठीक है, जैसे आपके पास मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो सारी गिर जाएं, ठीक है, या फिर मशीन्स कायदे से वर्क नहीं कर पाती हैं, प्लांट ही पूरा पूरा खत्म हो जाए, गिर जाए, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगे, फिजिकल कॉज आ जाएंगे। ह्यूमन कॉज का मतलब क्या होता है कि अनसर्टेनिटीज ऑफ द बिजनेस, ठीक है, विच इज एसोसिएटेड विद द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो काम अच्छे से नहीं करते हैं, चोरी करते हैं, तो इसकी वजह से भी आपको रिस्क हो जाता है। ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं रिस्क है कि आपके एम्प्लॉयज अगर ईमानदार नहीं है, नहीं तो आपको नुकसान ही होने वाला है। सर्विसेज एंड इट्स फीचर्स। सर्विसेज बेसिकली क्या होता है, सर्विस क्या होती है, एक इंटेंजिबल होती है जिसको यूज करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे आपको यहाँ से लखनऊ जाना है, तो आप बस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यूज करते हैं, तो बस जो है वो दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे एक सर्विस मिल रही है आपको जो इंटेंजिबल दिख नहीं रही है, ठीक है। इसी तरीके से आप जो भी जितने भी टेली कम्युनिकेशन यूज करते हैं, जैसे आपके कोई भी सिम यूज करते हैं, जियो की सिम यूज करते हैं, तो स्पीड अगर इंटरनेट की अच्छी आती है तो आपको इसका मतलब सर्विस अच्छी मिल रही है, तो ये चीज़ है। सर्विस का मतलब एक इंटेंजिबल थिंग जिससे आपको यूज करने से सेटिस्फेक्शन मिलता हो। और इसके फीचर्स क्या है, 5 फीचर्स है। इसको 5 आईज ऑफ सर्विसेज भी कहा जाता है, 5 आई ऑफ सर्विसेज। इनसेपरेबल, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, सर्विस रिसीवर और सर्विस प्रोवाइडर। तो जो सर्विस प्रोवाइडर, उससे आप उसकी सर्विस को क्या कर सकते हैं, इनसेपरेबल नहीं कर सकते। अगर आप चाहें, एक डॉक्टर है तो डॉक्टर अपनी सर्विस देता है कि लोगों को सर्व करता है, आप चाहें कि डॉक्टर की उसके पास है जो सर्विस उसको मैं अपने उससे हटा दूं, तो आप नहीं कर सकते, वो हमेशा उसी के साथ जुड़ी हुई है। इनकंसिस्टेंसी, सर्विसेज हमेशा एक जैसी नहीं होती है। पहले वो हो सकता है कोई, जैसे एक डॉक्टर से पहले तो बहुत फेमस हुआ, अचानक से वो क्या होता है, अब वो उतना फेमस नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, तो जो सर्विसेज है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। इन्वेंट्रीज, सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते। जैसे अगर मुझे मान लीजिए आप, मुझे लखनऊ जाना है यहाँ से, अब एक बस वाला है, बस वाले में बहुत सारी सीट्स अभी क्या है, खाली हुई हैं, ठीक है, लेकिन वो मुझसे कह रहे हैं कि भाई हमारे पास नहीं है, मतलब सीट नहीं है, जो कि सीट उसके पास है, तो इसका मतलब आप सर्विसेज को स्टोर करना चाहते हैं, और सर्विसेज को स्टोर करना लॉस है और कुछ भी नहीं है। जैसे कैफियत एक्सप्रेस यहाँ से दिल्ली चली जाए, ठीक है, और बगैर किसी पैसेंजर के, इसका मतलब आप सर्विसेज को स्टोर कर रहे हैं, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे आप, उसको आपने सोचा कि नहीं आज इस मतलब खाली रख कर चलेंगे तो लॉस ही होगा, कुछ भी नहीं होगा। इन्वॉल्वमेंट, देखो चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज, हमेशा 2 ही पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक तो सर्विस प्रोवाइडर का और दूसरा रिसीवर का। अगर रिसीवर नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं, तो इस वजह से कहा जाता है कि सर्विसेज के अंदर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 पार्टीज होना चाहिए। इंटेंजिबल, सर्विसेज को आप छू नहीं सकते, ना तो टच कर सकते, बस आप फील कर सकते हैं कि हाँ भाई सर्विसेज कैसी हैं। इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है 2 लोगों के बीच में, उसमें एक होता है इंश्योरर और एक होता है इंश्योर्ड। इंश्योरर का मतलब होता है कि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर ऐसे इंडिविजुअल होता है जो आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। इंश्योर्ड कौन होता है, जो उस इंश्योरेंस फैसिलिटीज को अवेल कर रहा होता है, ठीक है। तो 2 पार्टीज हो गई, सबसे पहले एक इंश्योर्ड होता है और एक इंश्योरर होता है। इंश्योर्ड का मतलब जो इंश्योरेंस पॉलिसी को अवेल कर रहा है, और इंश्योरर वो होता है जो इंश्योरेंस पॉलिसी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है, अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है, जब आप कोई भी इंश्योरेंस करवाने जाएं तो अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए, मतलब कि
दोनों पार्टी को एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना चाहिए, दोनों पार्टी को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, और जो इंश्योर्ड होगा, जिस चीज का भी इंश्योरेंस करवा रहा है, उसके बारे में पूरी डिटेल कहीं ना कहीं उसको बता देगा इंश्योरर को। सबरोगेशन, ठीक है, मिटिगेशन ऑफ लॉस, इंडेमनिटी, कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सबरोगेशन, सबरोगेशन का मतलब होता है कि एक मतलब मान लेते हैं कि एक इंश्योरर, एक इंश्योर्ड है, कोई भी प्रॉपर्टी का आपने इंश्योर करवाई है, ठीक है। तो अब अगर मान लेते हैं कि वो प्रॉपर्टी पूरी डैमेज हो जाती है और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम दे दिया कि हाँ भाई ये पैसा ले लीजिए, आपको इतना नुकसान हुआ, तो अब जो प्रॉपर्टी बची हुई है वो प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी की मानी जाएगी। जैसे मान लेते हैं आपकी बाइक है और आपने बाइक का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो बाइक मान लेते मतलब ऐसे करते हैं कि उसके अंदर आग लग गई, तो अब उसको पूरा आपने जितना कंपनसेशन था वो उसने इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, तो अब जो भी वो बचा हुआ है वो सब किसका? इंश्योरेंस कंपनी का, उसमें आपका कुछ नहीं है। मिटिगेशन ऑफ लॉस, मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी इंश्योर्ड करवाई है, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आप उस लॉस को कम कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आग लग रही है तो अब आग को बुझाया भी जा सकता है और आग को और ज्यादा लगाया भी जा सकता है, तो आप हमेशा कोशिश यही करिए कि आप आग को क्या कर रहे हैं? बुझाने वाले बन रहे हो। तो यही कहते हैं मिटिगेशन ऑफ लॉस। आप कोशिश करिए कि लॉस कम से कम हो, लॉस होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कोशिश करिए कि लॉस कम से कम हो। इंडेमिनिटी, इंडेमिनिटी का मतलब होता है इंश्योरेंस का जो पर्पस होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि आपकी जो पुरानी पोजीशन थी, आपकी उसी पुरानी पोजीशन पे आपको लौटाना होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं इंडेमिनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी, ठीक है। कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे एक मैं हूं, ठीक है, मैं इंश्योर्ड हूं और एक कंपनी इंश्योरर है, ठीक है, तो मैंने उससे इंश्योरेंस करवाया, अब वो भी इंश्योरेंस किसी और से करवा सकता है। जैसे आप ये समझ लीजिए मैं हूं, ठीक है, मुझे कोई भी प्रॉपर्टी इंश्योर करवानी तो मैं 2 इंश्योरेंस कंपनी से करवा सकता हूं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है। चलिए, इसमें 1-2 पॉइंट्स और भी हैं, ठीक है, वो मैं लिखना भूल गया और मेरे जहन में भी इस वक्त शायद नहीं आ रहा है। अटमोस्ट गुड पे सबरोगेशन है, ठीक है। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ कॉज़ा प्रॉक्सिमा, प्रिंसिपल ऑफ कॉज़ा प्रॉक्सिमा मतलब जिस चीज का आपने इंश्योरेंस करवाया, जिस चीज का, जैसे आपने थेफ्ट इंश्योरेंस करवा लिया, चोरी का इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है, आपने फायर इंश्योरेंस करवा लिया, तो जिस चीज का आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो आप क्लेम उसी चीज का मांगेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने थेफ्ट इंश्योरेंस करवाया और आपकी प्रॉपर्टी के अंदर आग लगी तो आप सोचें कि आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देने वाली, ठीक है। क्लेम का मतलब आप यूं समझिए कि हर जाना, वो जो आपको जो नुकसान हुआ ना, उस नुकसान की भरपाई देना, ठीक है। तो एक और लिखना है, इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। देखो इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस आप करवाएंगे तो इंश्योरेंस के अंदर जो इवेंट्स है उसकी हैपनिंग कंफर्म नहीं होती है। जैसे कोई घटना, इवेंट्स का मतलब एक घटना, जैसे मैं हूं, ठीक है, मैंने बाइक का इंश्योरेंस करवाया 1 साल का, ठीक है, अब बहुत मुमकिन है मेरी बाइक चोरी हो जाए और बहुत मुमकिन है कि मेरी बाइक चोरी ना हो, ठीक है। तो इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, जो इवेंट है, जो घटनाक्रम है, वो जरूरी नहीं कि हो, अगर हो जाती है तो कंपनी क्लेम देगी, अगर नहीं होगी तो कंपनी क्लेम नहीं देती है इंश्योरेंस के अंदर। लेकिन एश्योरेंस के अंदर इवेंट्स की हैपनिंग कंफर्म होती है कि भाई ये होगा ही होगा। जैसे लाइफ इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस की 2 कैटेगरी होती हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, दूसरा जनरल इंश्योरेंस होता है। जनरल इंश्योरेंस के अंदर फायर इंश्योरेंस होते हैं, मैरीन इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है, और आपके पास थेफ्ट इंश्योरेंस होते हैं। सारे इंश्योरेंस क्या है? जनरल इंश्योरेंस है। और एक जो आपकी लाइफ के साथ एसोसिएट है उसको हम लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। और डेथ जो है ना वो कंफर्म है, डेथ क्या है? कंफर्म है, इस वजह से इसको इंश्योरेंस नहीं कहा जाता है, एश्योरेंस कहा जाता है। एश्योरेंस का मतलब क्या हुआ? वेयर द हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज कंफर्म, जहां पे हैपनिंग कंफर्म है किसकी? इवेंट्स की, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद चैप्टर 5 ई बिजनेस, चैप्टर 5 लिखा भी हूं। ई बिजनेस का मतलब क्या होता है? ठीक है, डूइंग बिजनेस ऑन इंटरनेट, ठीक है। ई मतलब यहाँ पे इंटरनेट नहीं होता बल्कि ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम होता है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम बेसिकली इंटरनेट ही को कहा जाता है, ठीक है। तो जब आप बिजनेस इंटरनेट के थ्रू करने लगे तो उसको हम कहते हैं ई बिजनेस। अगर आप आज फ्लिपकार्ट पे कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं क्या ई बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं, या फिर, ठीक है। स्कोप ऑफ ई बिजनेस, ई बिजनेस से क्या स्कोप है, ठीक है, या फिर इस ई बिजनेस किस तरीके से किया जा सकता है।
तो उसके कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक B2B लिखा हुआ है, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। आप जैसे दो बिजनेसेस हैं, ठीक है। आप मान लीजिए जैसे सीएट बाइक टायर्स देखा होगा, ठीक है, MRF टायर्स होते हैं। तो ये कंपनी अपने आप में MRF कंपनी है, सीएट एक अलग कंपनी है, और हीरो होंडा एक अलग कंपनी है। तो अगर ये दोनों कंपनी, अब भाई होंडा जो बनाती है उसके अंदर उसको टायर की जरूरत पड़ती है ना, तो अब टायर वो क्या करती है, या तो अपने खुद डाल दे कि भाई टायर मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे, या तो वो क्या कर दे दूसरों से ले ले। तो ऐसे में जब बिजनेस से बिजनेस मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में, तो उसको हम कहते हैं B2B कॉमर्स, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से बिजनेस टू कस्टमर्स होते हैं, ठीक है। बिजनेस डायरेक्टली डील करते हैं किससे, कस्टमर से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस हो गया, और कस्टमर्स टू कस्टमर्स, ठीक है। कस्टमर्स टू कस्टमर, कस्टमर्स का मतलब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे क्विकर आपने देखा होगा, क्विकर, ठीक है। तो बेसिकली क्विकर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक क्या है, मीडियम है, जहाँ पे हम कहीं ना कहीं ओल्ड चीजों को क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। अब वहां पे एक कस्टमर है, वो अपने यूज प्रोडक्ट को वहां पे क्या करता है, डिस्प्ले करता है, और एक कंज्यूमर उसको परचेज कर लेता है। उसके बाद इंट्रा बी बेसिकली एक्चुअली बिजनेस एक्टिविटीज नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है, उस इन्फॉर्मेशन को हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जैसे अपने स्कूल में मान लेते हैं रैयान सर है, वो अपना जो मतलब जो सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है, उस ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, कंप्यूटर लैब से, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे आसानी से जा सकती है। तो कहने का मतलब मेरा यूं है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन है या फिर कोई भी चीज अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करनी है, तो आप उसको क्या कहेंगे, इंट्रा बी कहेंगे, ठीक है। वो बेसिकली बिजनेस तो नहीं है कुछ, बस इंफॉर्मेशन है, एक तरीके से यूं कह सकता हूँ। अभी थोड़ा सा देख लूं उधर का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इधर भी कुछ लिखा हुआ है, चलिए। बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, ठीक है। अगर आप ई बिजनेस करते हैं तो उससे आपको क्या फायदा है, उस फायदे के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर्मेशन, ठीक है। बिजनेस अगर आप ट्रेडिशनल फॉर्म देख लें तो आपको एक जमीन चाहिए, ठीक है। जमीन के अंदर फिर आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा, फिर फर्नीचर्स लेकर आने, फिर आपको अलमीरा लगाना है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन ई बिजनेस के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। फॉर्मेशन का मतलब इजी टू फॉर्म, बहुत आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। बस आपके पास कंप्यूटर्स होने चाहिए, अच्छी सी स्पीड होनी चाहिए, आपको उस कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला कोई होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में आप पेमेंट्स को एक्सेप्ट करने वाले बन जाए, ये सारी चीजें। स्पीड्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बहुत तेज स्पीड होती है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं ऑन अ क्लिक आप क्या कर सकते हैं, चीजों को पा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपको बुक है, एक बुक बताता हूँ, ठीक है। तो आप अमेज़न पे जाइए, तो आप बुक क्या कर सकते हैं, ऐसे ऑनलाइन रीड कर सकते हैं, ठीक है। आप पेमेंट करिए और बुक को पढ़ लीजिए। आप तो मूवीज हैं, आप मूवीज देखिए, नेटफ्लिक्स से आपने देखा ही होगा, अभी आप IPL स्ट्रीमिंग देख लीजिए, आप हॉटस्टार पे चल रहा होता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये सब ई बिजनेस है, ठीक है, जो आपके पास क्लिक पे ही इतना ज्यादा क्विक काम करते हैं कि ऑन अ क्लिक, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करिए और उसकी सर्विसेज अवेल कर लीजिए। कन्वीनियंट, ठीक है। कन्वीनियंट का मतलब क्या है कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते हैं, ठीक है। आप भाई अपने घर से ऑर्डर कर दीजिए, उसके बाद डोर स्टेप पे आपकी चीज आ जाती है, रिसीव कर लीजिए। रीच, ग्लोबल रीच होती है इसकी, ठीक है। जो आप बिजनेस करते हैं वो बहुत ऐसा नहीं कि आप एक बहुत छोटी सी टेरिटरी के अंदर करते हैं, बल्कि इसका बहुत ग्लोबल रीच है। आप अपने प्रोडक्ट, जैसे अमेजन इंडिया की कंपनी नहीं, अब अभी तुमने देखा था वो, अभी तो क्या नाम था उसका, क्लब फैक्ट्री अभी बैन कर दी गई। क्लब फैक्ट्री चाइना की कंपनी थी बेसिकली, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाइनीज बेचती थी आप लोगों को, ठीक है। तो वो चाइना इंडिया में तो नहीं है ना, बाहर है इंडिया से। कॉस्ट सेविंग, ठीक है। मतलब कॉस्ट सेविंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो कॉस्ट है वो बहुत मिनिमाइज हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है। कॉस्ट का मतलब आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते, इस बेसिस पे डिस्प्ले नहीं करना पड़ता, रेंटेड प्रॉपर्टीज नहीं लेनी पड़ती, इस वजह से कॉस्ट आपकी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। पेपरलेस सोसाइटी, ठीक है। पेपरलेस सोसाइटी की तरह मतलब हम प्रमोट कर रहे हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करिए, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी मत करिए, कैशेस को आप मतलब कैश को कम से कम यूज करिए, बल्कि आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे ये जो अब ई कॉमर्स जो है, ये बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं अब कैश ऑन डिलीवरी देते ही नहीं, देते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं देते, देते हैं, लेकिन
वो कहीं ना कहीं इस चीज को क्या करना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं, जो कि खैर इसके बारे में एक अलग से डिस्कशन का टॉपिक होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चैप्टर 6 का ये पार्ट है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि बिजनेस की जिम्मेदारियां सोसाइटी को लेकर क्या क्या है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी या फिर वेरियस ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स वेरियस ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, कस्टमर है, ठीक है, सप्लायर है, गवर्नमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज हैं, सोसाइटी एज अ होल है, ये सारी चीजें आपके ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप के लिए बिजनेस की क्या है, जिम्मेदारियां हैं। मैं एक एक जिम्मेदारियां बता देता हूँ। गवर्नमेंट को लेकर जिम्मेदारी क्या है, टैक्स टाइम पे करें। कंज्यूमर्स को या फिर कस्टमर को लेकर जिम्मेदारी क्या है, ठीक है, कि ऐसे गुड्स रीजनेबल प्राइसेस पे उनको बताएं, गुड्स को सेल करें। सोसाइटी एज अ होल के लिए क्या है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज को यूज करें जिससे किसी भी तरीके का पॉल्यूशन ना क्रिएट हो। एम्प्लॉयज को लेकर क्या है, एम्प्लॉयज को लेकर क्या है कि भैया जहाँ पे एम्प्लॉयज काम करें वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। इन्वेस्टर्स को लेकर क्या है कि भाई उनका पैसा जो है वो अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करे और उनको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करे। सप्लायर के साथ क्या है कि सप्लायर के साथ किसी भी तरीके का कोई धोखाधड़ी ना करे, बल्कि उसको टाइम पे पेमेंट कर दिया करे, ये सारी चीजें। केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब एक सवाल आता है कि केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब है सोशल, जो दो लोग होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई बिजनेस जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है वो सिर्फ दिखावा है, ठीक है। तो कहने का मतलब केसेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर कुछ इल्जाम लगाए गए, वो इल्जाम क्या क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट। पहला कि भाई बिजनेस जो है ना वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वजह से परफॉर्म करता है कि उसमें खुद का उसका मफाद छुपा हुआ है। खुद का मफाद से मतलब खुद का फायदा, ठीक है, खुद का फायदा से मतलब क्या, अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं परफॉर्म करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत दिनों तक नहीं चल सकता, इस वजह से वो जबरदस्ती करते हैं, वो करना बिल्कुल भी नहीं चाहते, ये पहला इल्जाम। दूसरा है बेटर इन्वायरमेंट फॉर द बिजनेस, ठीक है, जैसे बेटर इन्वायरमेंट फॉर द बिजनेस का मतलब क्या हुआ, अगर हम हमेशा बिजनेसमैन क्या करता है, ऐसी कोशिश करता है कि हमारा बिजनेस ऐसी जगह रहे जहां पे हम क्या कर सके, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाए हमें, ठीक है। पब्लिक इमेज, पब्लिक इमेज का मतलब क्या हुआ, अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करेंगे तो जो आपके मार्केट के अंदर है वो इमेज जो होगी वो काफी अच्छी इमेज हो जाएगी, ठीक है, और आप इसका फायदा उठा सकते हैं, इस वजह से आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करते हैं। अवॉइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेरेंस ना करे, गवर्नमेंट बीच में टांग ना अड़ाए, आप अपने आप को गवर्नमेंट से बचाना चाहते हैं, इस वजह से आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करते हैं। सोशल पार्ट्स, ठीक है, सोशल पार्ट का मतलब जो बिजनेस है वो बहुत सारे काम करता है, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक वेलफेयर, जैसे जीडीपी का बढ़ना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना, ये कहीं ना कहीं आपके पास इतनी पार्ट्स हैं, आप इन पार्ट्स को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। मतलब ये अगर आपके पास पार्ट्स है तो आपके पास कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो जिम्मेदारी और पार्ट्स के बीच में आप बैलेंस लेकर आए। जिम्मेदारियां क्या है कि आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करिए, ठीक है, आप जो भी प्रोडक्ट बनाए वो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए, रीजनेबल प्राइजेस पे होने चाहिए, ये सारी। उसके बाद रिसोर्सेज यूज फॉर द मोरल जस्टिफिकेशन, ये भी कहा जाता है कि भैया जब तुम रिसोर्सेज यूज करते हो सोसाइटी के तो तुम सोसाइटी को क्यों नहीं दोगे, तो ये कहा गया कि तुम्हें देना पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। जैसे आप सोसाइटी की रिसोर्सेज को यूज करते हैं, मतलब लेबर को यूज करते हैं, रॉ मटेरियल को यूज करते हैं, प्लेस को यूज करते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट को यूज करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप चीजें अच्छी दीजिए उन लोगों को, ठीक है। जैसे आप लोगों को दूसरा पॉइंट नहीं समझ में, बेटर इन्वायरमेंट फॉर द बिजनेस। बेटर इन्वायरमेंट फॉर द बिजनेस का मतलब क्या हुआ कि देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस इस वजह से परफॉर्म करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस इस वजह से परफॉर्म करता है ताकि इसको अच्छा एक अच्छे इन्वायरमेंट मिल जाए। मतलब यूँ समझो, अगर आज मैं अपने बिजनेस इस्टेब्लिश करता हूँ और लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, मैं अपना बिजनेस शुरू किया और मैं क्या करता हूँ अपने बिजनेस के जरिए से लोगों को एजुकेट करता हूँ या फिर फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ। मैंने एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खोल रखा है, ठीक है। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ये इस वजह से कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर में मुझे एक अच्छा सा इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे मैं आसानी से अच्छी तरीके से बिजनेस कर सकूँ, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। ये टोटल आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से पढ़िए, नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी हो सकता है शाम तक मैं